गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का ट्रेड का ही रूलिंग द कंट्री साइड। ये रूलिंग द कंट्री साइड का अर्थ है कि जो हमारी क्या थी, जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन काम कर रहे थे या ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, उन्होंने हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था और किस प्रकार उन्होंने हमारे पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में किया था। Yesterday we learned about the doctrine and labs and subsidiary alliances। कि कल हमने जो पढ़ा था वो सब्सिडारी अलायंसेस और किसके बारे में पढ़ा था, जो हमने कल पढ़ा था सब्सिडारी अलायंसेस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जिसमें था कि सब्सिडारी का मतलब होता था कि जो राजा महाराजाओं के जो राजकाज होता था, उन्होंने इस प्रकार से, अंग्रेजों ने इस प्रकार उसको व्यवस्थित किया था, व्यवस्थित कर दिया था कि जिसके कारण हमारा क्या हुआ, कई राजा उसके अधीन हो गए। दूसरा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंतर्गत कि जो हमने पढ़ा था कि उन्होंने ऐसे नीति अपनाई थी कि जिसके कारण कि अगर कोई राजा, उसकी अगर क्या पैतृक संतान नहीं है, उनके अपने लड़का या लड़की कोई नहीं है, तो और उसके राजा की मृत्यु के बाद उसका पूरा शासन काल, उसका पूरा जो राज्य था वो पूरा क्या चले जाएगा, अंग्रेजों के अधीन चले जाएगा। कल हमने ये पढ़ा था। नाउ वी विल लर्न अबाउट परमानेंट सेटलमेंट। आज हम परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब होता अस्थायी बंदोबस्त। अब ये अस्थायी बंदोबस्त उन्होंने एक प्रक्रिया की थी, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। The permanent settlement, the Mahalvari and the Munro system. In this module you learn about three revenue systems: the permanent settlement, the Mahalvari system and the Munro system, which were introduced by the British in colonial India. इसमें आज हम पढ़ेंगे तीन कि जो टैक्स लेते थे वो हमारे से, वो टैक्स लेने का उन्होंने क्या किया, तीन तरीके अपनाए। एक था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको कहता है अस्थायी बंदोबस्त। दूसरा महलवारी सिस्टम, जो महल माने कि ठेकेदारी कर दी। और तीसरा था मुनरो, और तीसरा उन्होंने क्या किया, मुनरो व्यवस्था की थी। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। In the early 17th century, the British East India Company was granted the sole right to trade with India. Since there was a great demand for Indian silks and cottons in Britain, but no demand for British goods in India, the company bought Indian silk and cotton by using gold and silver imported from Britain. कि प्राचीन समय में, शुरुआती समय में, कि जब ईस्ट इंडिया यहाँ कंपनी यहाँ व्यापार करने आई थी, तो यहाँ से वो मसाले और सिल्क ले जाती थी और वहाँ से गोल्ड और सिल्वर में व्यापार करती थी। लेकिन जो भारतीय लोग थे वो किसी भी प्रकार अंग्रेजों की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते थे, जिसके कारण उन्होंने कहा कि भाई हमारे देश का पैसा यहाँ आ रहा है और यहाँ से हम तो जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते थे कि हम यहाँ का पैसा, मतलब हम यहीं से पैसा लें और यहीं पे उस पैसे का उपयोग करें और प्रॉफिट कमाएं। To stop the outflow of gold and silver from Britain, the company decided to acquire the Diwani rights of Indian provinces. Acquisition of the Diwani rights meant that the company would have administrative and financial control over Indian provinces and could use the land revenue from the provinces to purchase and export Indian goods. Bengal was the first province for which the company got the Diwani rights. After the company got the rights, it began collecting land revenue from the peasants in Bengal to finance the company's expenses. अब यहाँ पे पीजेंट आया था। पीजेंट का मतलब था काश्तकार, जो हमारे किसानकार, शिल्पकार जो भी होते हैं वो इसमें आते हैं। However, over a period of time, the peasants were unable to meet the company's exorbitant revenue demands. To ensure a regular supply of revenue from peasants in Bengal, the company devised a new system of land revenue collection in 1793 called the permanent settlement. अब देखो, जो हमारे देश में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी अंग्रेजों के द्वारा, ये की थी 1793 में। ये फिलप्स में भी आ सकता है और ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है कि क्या है, व्हेन वाज परमानेंट सेटलमेंट स्टार्टेड बाय कॉलोनियल इन इंडिया। आंसर 1793 अस्थायी बंदोबस्त। In this system, Zamindars were asked to collect rent from peasants and pay fixed revenue to the company every year. देखो, इसका मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसके अनुसार क्या था
कि जो Since the company's share was fixed, it was believed that the zamindars would invest in agriculture and bet. देखो इसका मैं सिंपल बता दूं कि परमानेंट सेटलमेंट में ये था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने जमींदारों के लिए कहा कि मैं फिक्स टेन्यूर के लिए कि इतने साल के लिए तुम्हें जमीन दी जा रही है और तुम इसमें इतने हिसाब से क्या करोगे, टैक्स करोगे। तो वो जमीन फिलहाल के लिए काश्तकारों को दी जाती थी और जो टैक्स होता था वो फिक्स होता था कि इतना टैक्स आपने हमें देना है। Benefit from increased production. However, this did not happen and the system failed due to a number of reasons. लेकिन ये व्यवस्था कई कारणों से असफल हो गई थी। First, the fixed revenue demand was so high that the zamindars found it difficult to collect it from the peasants and pay the company. अब देखो As a result, इसमें क्या हुआ था कि उन्होंने जमींदार माने काश्तकारों से या किसान लोगों से जो बड़ा होता है वो जमींदार होता है, जमींदार को क्या कर दिया, ठेका जैसे दे दिया। अब जब ठेकेदार जैसे दे दिया तो जमींदारों के लिए बड़ी आफत हो गई कि यार किस प्रकार से टैक्स देंगे, क्योंकि जितना उत्पादन हो रहा है उसके ढंग से जो हम टैक्स ले रहे हैं वो टैक्स हमें नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? most of them lost their zamindari to the expected. The zamindars were not interested in investing in agriculture. Instead, they rented out their lands and rights of revenue collection to tenants and lived off the rent earned from the tenants. Hence, the system was not successful. अब इसमें क्या हुआ कि जमींदारों की थी, तो जो जमींदारों की जो जमीन थी उन्होंने क्या किया, जब देखा कि यार टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग किसान क्या है टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने किसी भी प्रकार की माने जो कहते हैं इम्प्रूवमेंट, खेती के लिए किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट करने की नहीं सोची कि क्यों करने हमने, कि इम्प्रूवमेंट हम करेंगे ही नहीं खेती में, जो टैक्स देना है उतना ही देना है हमने। जिसके कारण जो हमारा परमानेंट सेटलमेंट 1793 हुआ था वो क्या हो गया था, हमारा फेल हो गया था। After the failure of the permanent settlement system, a new Salvari system was implemented in the northwestern provinces of Bengal in 1822. In this system, the collectors of the company visited villages. जो दूसरा क्या था, महलवारी जो सिस्टम था 1822 में, वही बंगाल के नॉर्थ ईस्ट साइड में उन्होंने ये लागू किया था। अब इसके अनुसार क्या होगा, and assessed the revenue, which was fixed and revised every year. The revenue was collected by the village headman on. अब देखो जो टैक्स लिया जाएगा वो विलेज हेडमैन जो गांव का मुखिया होगा उसके द्वारा लिया जाएगा और फिक्स रहेगा, और ये टैक्स फिर उसके जो मुखिया होगा, जिसको महल कहते हैं, राजा कह सकता हूँ मैं गांव का, जिसको प्रधान भी कह सकते हैं, मुखिया भी, प्रधान भी कहते हैं, इसके अनुसार क्या होगा कि वो टैक्स लेगा और फिर सरकार के पास मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र होगा उसको वो जमा कर देगा। on behalf of the company and not. In South India, Thomas Munro devised another system of revenue collection known as the Munro or the Rayatwari system. इसको मुनरो सिस्टम को रायतवाड़ी, जिसको ये रायत होता है, हिस्सा ही होता है कि जमीन के हिस्से वाला क्षेत्र। In this system, since there was no traditional zamindari class in the south, the settlement had to be made with the cultivator or the rayat directly. This system also did not work well. It was too high for the peasants. ये प्रथा भी नहीं चली थी क्योंकि इसमें टैक्स की Overall, कीमत the ज़्यादा थी। revenue system introduced by the British were not very successful. Due to this, the British decided to shift their focus to cultivation of revenue-yielding crops. अब जब उन्होंने देखा कि हमें किसी भी प्रकार का टैक्स की ज़्यादा प्राप्ति नहीं हो पा रही, परमानेंट सेटलमेंट लगा दिया हमने, मुनरो या रायतवाड़ी भी कर दिया, महलवारी प्रथा भी कर दी, लेकिन टैक्स नहीं हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम इस प्रकार की फसलें उगाएंगे कि जो हमें बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। अब जो ज़्यादा फायदा देने वाली फसलें हैं उन्होंने कहा कॉटन कि सबसे ज़्यादा डाई, नील, ब्लू, इंडिगो ये उगाएंगे हम।
Let's recall what you've learned. In the early 17th century, the British East India Company was granted the sole right to trade with India. अभी To stop the outflow of gold and silver from Britain, the company decided to acquire the Diwani rights of Indian provinces. कि जब अंग्रेजों का पैसा आता था, सोना चांदी यहाँ आता था, तो उन्होंने ये फैसला कर दिया कि हमारे पास में क्या है, दीवानी का अधिकार है, कि हम टैक्स लेने का हमारे पास अधिकार है। तो हम जो हमारे पास जो क्या है, जो क्षेत्र है, विशेषकर जो हमारा बंगाल बिहार वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र से हम अपने क्या करेंगे, टैक्स ले लेंगे। Bengal was the first province for which the company got the Diwani rights. बंगाल To में ensure a regular supply of revenue from peasants in Bengal, the company devised a new system of land revenue collection in 1793. टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट इन बंगाल के जो क्या काश्तकार हैं, किसान लोग हैं, उनसे नियमित रूप से हमें टैक्स मिलता रहे। तो उन्होंने जो ज़मीन का जो टैक्स लेने था, माने टैक्स लेने की जो प्रथा थी, उस टैक्स लेने की प्रथा में उन्होंने थोड़ा बदलाव कर दिया और 1793 में जो उन्होंने सबसे पहले प्रथा शुरू की थी, सिस्टम शुरू किया था, उसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। Called the permanent settlement. After the failure of the permanent settlement system, a new system known उसके बाद जब उन्होंने देखा कि हमारा परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त क्या हुआ, असफल हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक नई प्रथा शुरू की, महलवारी, जिसके कारण कि जो हमारे क्या उत्तर पश्चिम जो प्रोविंसेस थे बंगाल के 1822 में उन्होंने महलवारी प्रथा क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। as the Mahalwari system was implemented in the northwestern provinces of Bengal in 1822. In South India, Thomas Munro devised another system of कि फिर वही, ये तो हमारा बंगाल वाला क्षेत्र था, लेकिन दक्षिण भारत का था, जो थॉमस मुनरो, उसने एक टैक्स लेने की एक नई प्रथा शुरू की, जिसको मुनरो सिस्टम या रॉयतवाड़ी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। revenue collection known as the Munro or the Rayatwari system. Indigo cultivation in India. In this module, you learn about indigo cultivation in colonial India. अच्छा, इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंडिगो होती है नील। नील जो वही नील जिससे हमारे कपड़े रंगे जाते हैं, और उसकी ज़रूरत क्या थी, ये एक प्लांटेशन है, ये बहुत क्या है, कॉमर्शियल फसल भी कह सकते हैं, तो कॉमर्शियल बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। और ये भी है कि जिन खेतों में ये नील उगाई जाती है, काफ़ी लंबे समय तक उन खेतों में हम दूसरी प्रकार की फसलों का उत्पादन नहीं कर सकते। आज हम इस लेसन में इस टॉपिक में पढ़ेंगे इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया, भारत में नील की खेती। Indian indigo as a dye was in great demand by European cloth manufacturers in the 13th century. 13वीं शताब्दी में भारत का जो नील थी, उसकी पश्चिमी देशों में, यूरोप के देशों में क्या थी, बहुत बड़ी मांग थी, कि क्योंकि कपड़ा रंगने के लिए उनको क्या चाहिए था, नील की जरूरत थी। However, due to its high price, European cloth manufacturers had to depend on a cheaper plant called woad to produce blue and violet colors. The colors produced by woad were not as rich as the colors produced by indigo, due to which European cloth manufacturers preferred indigo over woad. So to meet this demand, indigo was grown in parts of South America and the Caribbean islands. और जो ये साउथ अमेरिका और कैरेबियन था, ये भी उस समय अंग्रेजों के ही अधीन था। By the end of the 18th century, the Industrial Revolution created an enormous demand for indigo in Britain. अब जब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में उद्योगों का विकास हुआ, टेक्सटाइल उद्योग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उनको क्या हुआ, नील की मांग ज़्यादा होने लगी कि अब किस प्रकार से हम कपड़े के लिए क्या करें, नील का प्रयोग करें। To meet this demand, Britain had to look for new sources of indigo supply. The East India Company saw this as a huge opportunity for making profits. So they took advantage of the situation and used the Indian countryside to cultivate and export indigo. Several Scotsmen and Englishmen also came to India to become indigo. स्कॉटमैन माने स्कॉटलैंड के और इंग्लैंड माने
इंग्लैंड वाले, इंग्लिश वाले इंग्लैंड, ये लोग भारत आए, इन्होंने देखा कि भारत में क्या है, नील उगाने की अपॉर्चुनिटी, अवसर बहुत अच्छा है। और ये हमारा क्या है, भारत हमारे क्या है, कई क्षेत्र हमारे गुलाम हैं, इसलिए हम दूसरे देशों से महंगी नील खरीदने से अच्छा ही है कि यही हम क्या करा लें, नील का उत्पादन करवा लें। Planters. Indigo planters followed one of the two systems of Indian indigo plantation, Nij and Rayati. Under the Nij system, planters bought or rented fertile land from zamindars and cultivated indigo with the help of hired labor. Under अब जो निज होता है, ये क्या होता है, निज माने अपनी जमीन, जमींदारों को पैसा दिया और उस पैसे से, जो जमींदारों को उन्होंने क्या किया, पैसा दिया और उनके लिए कहा गया कि आप इस क्षेत्र में क्या करो, नील उगाओ। और रोयत की ठेकेदारी जिसको कह सकते हैं, कि ठेकेदारी को कि अपने क्षेत्र में कि क्या करो, आप नील उगाओ, इससे बहुत फ़ायदा होता है। शुरू में तो उन्होंने कहा कि आपके लिए बहुत फ़ायदा होता है, आप नील उगाओ। और हमारे जो किसान लोग थे, काश्तकार लोग थे, वो पैसों के लालच में नील उगाने लग गए। लेकिन जब वो बिक्री करने लगे मार्केट में, या अंग्रेजों को ही उसकी क्या करने लगे, सेलिंग करने लगे, तो उन्होंने देखा कि यार इससे तो क्या हमें बहुत घाटा हो रहा है। फिर दूसरा, जिन खेतों में वो अपने खाने के लिए अनाज उगाते थे, फूड ग्रेन उगाते थे, उन स्थानों पे, क्योंकि ये जो नील होती है, ये क्या होती है, ये फर्टाइल सॉइल पे बहुत अच्छी होती है, इसलिए उनकी जो फर्टाइल सॉइल थी, उन क्षेत्रों पे वो क्या करने लगे, नील का उत्पादन करने लगे। और उनके जो अनाज वाले खेत थे, वो अनाज वाले खेत बंजर जैसे होने लगे। the Rayati system, planters forced ryots or peasants who owned lands to sign a contract. According to the contract, the planters would provide seeds, equipments and cash advances to peasants who would in turn grow indigo for them. अब क्या था, रर्ट्स में था क्या था कि जो क्या था, ठेके जो जमींदार होते थे, वे किसान लोगों को पैसा देते थे और पैसे के साथ साथ बीज देते थे, खाद देते थे। लेकिन उनकी कंडीशन ये होती थी, उनका एग्रीमेंट ये होता था कि आप उस क्षेत्र में अपने खेतों में क्या कराओगे, अनाज का, माने अनाज सॉरी, कि इंडिगो का ही उत्पादन करोगे। Both systems had their own set of problems. Under the niche system, planters usually found it difficult to expand the area under production because all the fertile blocks of land were densely populated and the occupants could not be evicted. आप देखो कि जो निज में था, किसान लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो गई कि जो फर्टाइल जमीन वहाँ पे, तो एक तो हमने अपने खेत, अपने क्या मकान, अपने रेजिडेंस अपने जानवरों के लिए बना दिए, और दूसरा कि जो हमारी उपजाऊ जमीन है उस पर तो हमने क्या करना है, नील उगाना है, तो हम अपने लिए अनाज कहाँ से उत्पन्न करेंगे, सबसे बड़ी परेशानी हो गई किसान लोगों के लिए। In addition, the seasonal demand of labor was difficult to fulfill. और फिर इसमें क्या, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उनके लिए परेशानी हो गई कि लेबर भी कहाँ से मिलेंगे, और उस समय लेबर क्या मिलेंगे, हाई कॉस्टेड मिलेंगे, जिनकी क्या हो, मजदूरी ज़्यादा हो, उनके लिए भी ये परेशानी थी। Peasants were busy during harvest time. Further, the investment in the niche system was very large. The number of plows and bullocks and the demands of labor were very difficult to cope up with. Under the Rayati, although peasants were initially attracted by the offer, they soon realized that the price they got in return for their crop was very low. They also realized that indigo was grown on their best soil, which was earlier being used to grow rice. इसके बारे में मैंने बता दिया, उपजाऊ जमीन पे। These problems led to a wide-scale rebellion in Bengal in 1859, where hundreds of peasants refused to grow indigo and physically assaulted the gomasthas or the planters' agents. अब गोमास्ता, इसमें है गोमास्ता, गोमास्ता होता है गांव का मुखिया। लेकिन गांव का मुखिया कौन सा है, कि जिसको अंग्रेजों ने एक किस्म से जमींदार बनाया है, और वो जब बीच का काम करता, मिडिल बिचौलिया का काम करता था, उधर से वो किसानों की तरफ से क्या लेके किसानों को क्या देता, पैसा देता था, बीज देता था, और उनके द्वारा जो नील ली उसको क्या था, अंग्रेजों तक पहुँचाता था। लेकिन किसान लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या वही हो गई जो मैंने बताया था कि पहले तो क्या हुआ कि खेती करने के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, क्योंकि जो उपजाऊ जमीन है उस जमीन पे तो वो नील उगा रहे हैं, लेकिन अपने लिए अनाज किस जमीन पे उगाएंगे। They also refused to accept the cash advances given by the planters. The zamindars too, under the threat
of increasing powers of the planters mobilized the riots rebellion. जिसके बाद वो आंदोलन करने लगे, दंगे फसाद करने लगे। To pacify the peasants, the company issued orders to planters to stop indigo cultivation or to stop forcing peasants to sign contracts. This was misinterpreted by the peasants as the government's sympathy situation. As the rebellion spread, intellectuals from Calcutta wrote about the oppression and the plight of the indigo planters. After the revolts, indigo production collapsed in Bengal and planters shifted their operations to Bihar. Moved by the plight of the indigo cultivators in Bihar, Mahatma Gandhi started a satyagraha against the indigo planters in Champaran in 1900. अब जब क्या क्या किसान लोग आंदोलन करने लगे तो बंगाल का जो क्षेत्र था, अब जो प्लांटर थे, जो खेती करवाने वाले थे, बड़े बड़े जमीन मालिक थे, जो ठीक है ना, उद्यमी कहते हैं उनको, उन्होंने अब वो कहाँ चले गए, बिहार की तरफ चले गए कि वहाँ के लोगों ने तो मना करे, तो बिहार के लोगों को भी फिर उसी प्रकार से हम अपने बहकाव में ले आएंगे, फिर अपने ज़मीन पे वो क्या करेंगे, खेती करेंगे। उनके आंदोलन के कारण 1917 में गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था बिहार के चंपारण में, बहुत बड़ा, कि जिसमें यह था कि जो क्या था, जो इंडिगो प्लांटर है उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन किया था। इसके बारे में हम 9th में भी पढ़ेंगे। 17. Let's recall what you've learned. Indian indigo as a dye was in great demand by European cloth manufacturers in the 13th century. By the end of the 13वीं शताब्दी में भारतीय जो नील थी उसकी क्या, ये ब्रिटिश इंडिया नहीं बल्कि इंग्लैंड में बहुत बड़ी मांग थी। और जब 18वीं शताब्दी में समरी है लेसन की कि जो 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड में बहुत बड़ा औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नतीजा क्या था, ब्रिटेन को क्या क्या इंडिगो नील की बहुत बड़ी मांग होने लगी, क्योंकि वहाँ फैक्ट्रियाँ लगने लगी कपड़ा रंगने के लिए। Mahatma Gandhi started a satyagraha against the indigo planters in Champaran in 1917. देखो इसमें एक क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं। व्हेन वाज महात्मा गांधी लॉन्च चंपारण सत्याग्रह 1917 इन चंपारण बिहार। अब हम इस पार्ट की लेसन की क्या करते हैं, समरी पढ़ते हैं। All what you've learned. Indian indigo as a dye was in great demand by European cloth manufacturers in the 13th century. By the end of the 18th century, the Industrial Revolution created an enormous demand for indigo in Britain. Indigo planters followed one of the two systems of Indian indigo plantation, Nij and Rayati. Under the Nij system, planters bought or rented fertile land from zamindars and cultivated indigo with the help of hired labor. Under the Rayati system, planters forced ryots or peasants who owned lands to sign a contract. The problems of Indian indigo plantation system led to a wide-scale rebellion in Bengal in 1859. After the revolts, indigo production collapsed in Bengal and planters shifted their operations to Bihar. इस पार्ट में इसमें हमने यही पढ़ा कि जो पूरा क्या उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट से लेकर के इंडिगो तक किया, तो वो किस प्रकार वो उन्होंने यहाँ हमारे लिए परेशानी की थी, किसने, अंग्रेजों के द्वारा। ये हमारा ट्रेड वाला लेसन था। इसमें कुछ फिलप्स या क्या कहेंगे हम, फिलप्स या ये ट्रू फॉल्स मैच, इसको मैं बना करके आप लोगों के लिए भेजूँगा। और जब आप लोगों के लिए भेजूँगा तो आप उस पर ध्यान से देखना कि क्या होगा, क्योंकि ये जो बनेगा तो हम उसको पेपर की तरह से बनाएंगे किसी भी चैप्टर को हम। और अगर आप चैप्टर को हम क्या करेंगे, पेपर की तरह से बनाएंगे। और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने मैसेज दे रखा है, अपना नंबर दे रखा है, आप उसमें क्या कर सकते हो, उस नंबर को क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। आप उस नंबर को भेज सकते हो, उस नंबर के द्वारा आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो।
ठीक है ना। और कोई भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।